नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा। बुलेटिन का शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। तो वही तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया गया है। थोड़ी देर के लिए रोका गया था रेस्क्यू ऑपरेशन। ऋषिगंगा का जल स्तर बढ़ने पर रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया था। टनल में ड्रिलिंग का काम पूरा हो गया है। तो ऋषिगंगा का जल स्तर बढ़ने के कारण ये रोका गया था काम, जिसके बाद अब ये काम दोबारा से शुरू कर दिया गया है। तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया गया है। थोड़ी देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया था और अब फिर से ऋषिगंगा का जल स्तर बढ़ने के कारण ये रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया था और अब फिर से ये ड्रिलिंग का काम पूरा हो गया है, जिसके बाद अब ये फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। थोड़ी देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का काम रोका गया था और ऋषिगंगा का जल स्तर बढ़ने पर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम रोका गया था। आज लगातार दूसरे दिन एक बार फिर ये देखिए जो सायरन बज रहा है, दरअसल ये सायरन इस बात की इंडिकेशन है, हाई अलर्ट एक बार फिर जारी किया गया है। धौल गंगा में जल स्तर बढ़ने के मैसेज मिले हैं, क्योंकि ऋषिगंगा में कल भी जल स्तर बढ़ा था, जिसके बाद पूरे रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया था। एक बार फिर ये जो सायरन बज रहा है, ये सारी जितनी भी एनडीआरएफ की यूनिट है जो इस समय सर्च ऑपरेशन में लगी थी, उनको वापस बुलाया जा रहा है और ये पूरी यूनिट यहाँ वापस बुलाई जा रही है और फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसको रोका जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, ये दूसरा मौका है जब कल भी एक बार लगभग 1 घंटे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया था और एक बार फिर धौल गंगा और ऋषिगंगा में जल स्तर बढ़ने के, ये देखिए तेजी के साथ, ये जो अगर आप ये विजुअल्स देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जितनी भी यूनिट्स हैं उनको वापस बुलाया जा रहा है और ये सारी यूनिट्स वापस यहाँ पर आ रही हैं। एक बार फिर यूनिट्स को वापस बुलाया गया है, क्योंकि सायरन, ये 5 बार जो सायरन बज रहा है, इसका निशानी है कि आप रेस्क्यू रोकिए और तुरंत वापस आइए, क्योंकि जल स्तर में इजाफा हो रहा है। तो जल स्तर में एक बार फिर से इजाफा हुआ और रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। तपोवन टनल में लगातार इस बात को लेकर वो रोका जा रहा है जल स्तर, क्योंकि जो नदी का जल स्तर वो तेजी से बढ़ रहा है। तो इस वजह से एनडीआरएफ ने अपना ये रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल रोक दिया है और लगातार ये सायरन बज रहे हैं और ये सायरन ये बता रहे हैं कि किस तरीके से अब नदी में बढ़ते जल स्तर की वजह से खतरा एक बार फिर बढ़ सकता है। तो अब देखिए एसडीआरएफ की टीम भी सामने आ गई है, एनडीआरएफ की टीम को वापस बुलाया जा रहा है और जो गाड़ियां हैं, जो इस पूरे रेस्क्यू में लगी हुई जो गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों को भी वापस ऊपर बुला लिया जा रहा है। अभी तक ये क्या रोक दिया गया है क्या सर? क्या हुआ है? पानी बढ़ गया है क्या? पानी बढ़ गया, बिल्कुल। तो पानी बढ़ने की वजह से आप देखिए, मैं आपको जरा धौल गंगा की तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए धौल गंगा में जल स्तर तेजी के साथ बढ़ा है। जो सामने तस्वीर देखिए कि अभी एक बैग तेजी के साथ ये जो है जल स्तर बढ़ा और इसको लेकर के ऋषिवन में जो ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पास जो मलबे में जो है खोजने का काम, सर्च ऑपरेशन चल रहा था, बीआरओ जो काम कर रहा था पुल बनाने का, और ये तपोवन टनल में, दोनों जगह ये पूरा काम रोक दिया गया है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो एक बार फिर स्थिति खराब नजर आ रही है, पैनिकफुल सिचुएशन हो गई है उसके कारण, क्योंकि यहां पर काम को फिलहाल रोक दिया गया है। तो टनल में जिंदगी की तलाश अभी जारी है। तपोवन टनल में जिंदगी की तलाश जारी है। टनल से मलबा निकाला जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है, क्योंकि जल स्तर बढ़ने के कारण जो है रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। और एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ब्रिजेश, अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ घंटों के लिए तपोवन टनल में जो रेस्क्यू का काम था वो रोका गया था, लेकिन एक बार फिर से तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो ऑपरेशन है वो बेहद अहम चरण पे है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त टनल में वर्टिकल ड्रिल करके नीचे जो बेस टनल है, जिसमें 35 से 40 लोग फंसे होने की संभावना है, उस बेस टनल में अब हाई डेफिनेशन कैमरे डाले जा रहे हैं और उन कैमरों को डालने के बाद ये लोकेट किया जाएगा कि अगर वहां पर जो लोग फंसे हुए थे वो लोग किस स्थिति में हैं और क्या मलबा अंदर भी मौजूद है। तो इसको देखने के बाद उसके बाद फिर आकलन किया जाएगा, नए सिरे से इसको लेकर के मीटिंग होगी और उसके बाद
डिसाइड किया जाएगा किस तरीके से उस टनल में पहुंचा जाए। तो बेहद ही महत्वपूर्ण चरण होने जा रहा है। आज पूरी रात ये बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, जब ये देखना होगा कि क्या टनल तक जो है, टनल के अंदर तक जो है, उस टनल में जहां पर लोग मौजूद हैं वहां तक एनडीआरएफ का रेस्क्यू दल पहुंच पाता है या नहीं, क्योंकि अभी केवल वर्टिकल ड्रिल किया गया है और ड्रिल करने के बाद अब यहां से कैमरे डाले जा रहे हैं। तो ड्रिल का काम पूरा हो गया है, अब केवल कैमरों के जरिए वर्तमान स्थिति को समझने की कोशिश की जा रही है। जी ब्रिजेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वही एसडीआरएफ और वायु जो सेनाएं हैं वो भी तैनात कर दी गई हैं, वही सारे काम जारी रखेंगे अपना? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तपोवन टनल में अब आईटीबीपी और इसके साथ ही सेना दोनों को हटा दिया गया है, दोनों को स्टैंड बाई रखा गया है। अब केवल वहां पर जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन केवल और केवल एनडीआरएफ चला रही है। इसके साथ ही जो ऋषिगंगा में जो सर्च ऑपरेशन है उसमें आईटीबीपी, एनडीआरएफ, बीआरओ मिलकर के इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दो जगह पर, एक जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो दूसरी जगह सर्च ऑपरेशन चल रहा है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से राहत और बचाव कार्य पूरा किया जाए और जो टनल में 35-40 लोग फंसे होने की संभावना है उन्हें बाहर निकाला जाए। जी ब्रिजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं राज्यसभा में टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बजट पर चर्चा के दौरान इस्तीफे का ऐलान त्रिवेदी ने कर दिया है। बंगाल के विकास के लिए इस्तीफा दे रहा हूं, ये सब कहना है त्रिवेदी का। मुझे घुटन महसूस हो रही है, हम कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है और राज्यसभा में टीएमसी के एक नेता ने इस्तीफा दे दिया है। हम कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं, त्रिवेदी का साफ तौर पर कहना है। तो टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी का बड़ा ऐलान, उन्होंने कहा है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। तो ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है और टीएमसी सांसद राज्यसभा में इस्तीफा पेश करते हैं। उन्होंने कहा है कि हम कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं, मुझे पार्टी में घुटन महसूस हो रही है। तो राज्यसभा में टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने बड़ा ऐलान किया है। तो बंगाल के विकास के लिए इस्तीफा दे रहा हूं और ऐसे में ममता सरकार के लिए भी बंगाल में काफी ज्यादा चुनौतियां खड़ी होती दिखाई दे रही हैं, काफी मुश्किलें सामने आती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब बंगाल में भी चुनाव आने वाले हैं और इसी के चलते अब ममता सरकार को भी, यानी कि ममता बनर्जी को भी बड़ा झटका लगा है जब टीएमसी सांसद ने इस्तीफे की बात कह दी है। तो और वहीं रायपुर में सीएम भूपेश ने की है गोधन न्याय योजना की समीक्षा। गोबर विक्रेताओं को 13वीं किस्त जारी की गई है। विक्रेताओं के खातों में भेजा गया है 3.86 करोड़ रुपए। योजना के तहत हो चुका है 75.48 करोड़ रुपए का भुगतान। तो किसानों को मिल रहा है लाभ। भूपेश बघेल का ये कहना है कि इस योजना से किसानों को लाभ मिल रहा है। भूमि की उर्वरा शक्ति और उत्पादन में बढ़ोतरी भी हो रही है, तो सीएम का ये कहना है। और गौठानों में तैयार वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग भी जरूरी है, ये भी सीएम बघेल का कहना है। तो भूपेश बघेल ने तमाम ये बातें कही हैं, जहां पर सीएम भूपेश ने गोधन न्याय योजना की समीक्षा की और इसी दौरान उन्होंने 13वीं किस्त गोबर विक्रेताओं को जारी की है और विक्रेताओं के खाते में 3.86 करोड़ रुपए भेजा गया है। योजना के तहत 75.48 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो चुका है और किसानों को लाभ मिल रहा है, ऐसा कहना है सीएम भूपेश बघेल का। तो सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की समीक्षा की और इसी दौरान इन्होंने गोबर विक्रेताओं को 13वीं किस्त भी जारी की है और विक्रेताओं के खातों में 3.86 करोड़ रुपए पहले से ही भेजा जा रहा है और योजना के तहत 75.48 करोड़ का भुगतान किया जाना है। तो किसानों को लाभ भी मिल रहा है और भूमि की उर्वरा शक्ति और उत्पादन में बढ़ोतरी भी
हो रही है, ऐसा सीएम भूपेश बघेल का कहना है। गौठानों में तैयार वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग भी बेहद जरूरी है, तो ऐसा भूपेश बघेल ने कहा है। और गोबर विक्रेताओं को 13वीं किस्त जारी कर दी गई है। और धमतरी में आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बोल बिगड़े हुए हैं। हत्या जैसे मामलों में थाने जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहना है मंत्री जी का। हत्याओं के मामलों को बैठकर सुलझाया जा सकता है। तो आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने ये बात कही है कि हत्या के मामलों को बैठकर सुलझाया जा सकता है। मंत्री के बोल सुनते ही सभा में मौजूद लोगों के होश उड़ गए। तो मंत्री के बोल सुनते ही सभा में मौजूद लोगों के होश उड़ गए। धमतरी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बिगड़े बोल, हत्या जैसे मामलों में थाने जाने की जरूरत नहीं है और हत्या के मामलों को बैठकर भी सुलझाया जा सकता है, ऐसा कहना है आबकारी मंत्री कवासी लखमा का। जहां पर उन्होंने बोला है कि हत्या जैसे मामलों में थाना जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसे को साथ में बैठकर भी सुलझाया जा सकता है। हत्या के मामलों को साथ में बैठकर भी सुलझाया जा सकता है। हत्या जैसा मामला कोर्ट निर्णय करेगा, लेकिन आपने छोटा मोटा आपने उद्बोधन ने कहा है कि मर्डर जैसे मामलों में भी होगी। हम मर्डर जैसे मामला भी नहीं बोला हूँ। छोटे मोटे झगड़ा, घर का विवाद, बाल बच्चे के साथ, किसी बहू के साथ जो विवाद होगा उसका होगा। आपने उद्बोधन में कहा है मंत्री, वो आप सुने होंगे, लेकिन एक कोर्ट का मामला है। हत्या जैसा मामला आयोग नहीं करेगा। जो छोटे मोटे विवाद होता है घर में, बहू बेटी, उनका होगा। और वहीं दंतेवाड़ा से खबर, भूमकाल दिवस पर 3 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। नक्सलियों ने एसपी के सामने किया है सरेंडर। अब तक 310 नक्सली कर चुके हैं आत्मसमर्पण। लोन वर्दाटू अभियान के तहत नक्सलियों ने उठाया ये कदम। एसपी ने फरसा और गौरसिंह पहनाकर स्वागत भी किया है। तो अब तक 310 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। लोन वर्ताटू और अभियान के तहत नक्सलियों ने कदम उठाया है। एसपी ने फरसा और गौरसिंह पहनाकर भी इनका स्वागत किया है। तो दंतेवाड़ा में भूमकाल दिवस पर 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और नक्सलियों ने एसपी के सामने सरेंडर किया। अब तक 310 नक्सली कर चुके हैं आत्मसमर्पण। गुंडा दूर की, गुंडा दूर की। आत्मसमर्पण किया, जिसमें कि 3 इनामी माओवादी हैं, जिनमें कि एक के खिलाफ 23 अपराध, एक के खिलाफ 9 अपराध और एक के खिलाफ 6 अपराध थानों में पंजीकृत है। अब तक टोटल जो है वो 310 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिसमें कि 77 इनामी माओवादी हैं। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज 300 का आंकड़ा हमारा लोन वराटू में पूरा हुआ। और आज वीर गुंडाधूर की याद में जो भूमकाल दिवस है पुलिस द्वारा मनाया गया, क्योंकि पुलिस में 95% से ज़्यादा आदिवासी भर्ती हैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नक्सली भय के कारण अपने गांव नहीं जा पाते, घर नहीं जा पाते, यहीं आके पुलिस थानों में, कैंप में और लाइन में रहते हैं। उन लोगों को भी आज भूमकाल दिवस मनाने का मौका मिला। सभी ने बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ नाचा, गाया और वीर गुंडाधूर को याद किया। निश्चित रूप से ये गुंडाधूर और भूमकाल दिवस केवल नक्सलियों का दिवस नहीं है, ये आदिवासियों का दिवस है। और बढ़ते हैं खबरों में आगे। महासमुंद में बदमाशों के हौसले बुलंद है। छात्रा की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। गोली लगने से छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई और घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। तो सरेआम हत्या का मामला सामने आया है, जहां गोली लगने से छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। तो महासमुंद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। छात्रा की गोली लगने से हत्या हो गई, जहां पर मौके पर ही जो बदमाश है उन्होंने गोली मारी और मौके से फरार हो गए। गोली लगने से छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई और घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। महासमुंद में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए।
कोतवाली थाना क्षेत्र के जो बिलसोंडा है एरिया, वहाँ पर मेन रोड में जब लड़की मेडिकल दुकान से अपनी बड़ी बहन के साथ लौट रही थी, उसी समय रास्ते में आरोपी चंद्रशेखर परमार, उसके साथ उसके 2 और सह आरोपी थे। ये लोग बाइक में आए और लड़की के पास गए और लड़की से बात किया वो लड़का, और अचानक जो कट्टा है उसके पास था, देसी कट्टा, उसको उसकी पट्टी पर टिकाकर उस पर एक फायर कर दिया, जिससे लड़की घायल हो गई। तो अज्ञात बाइक सवारों ने गोली मारी और मौके से फरार हो गए, जिसके चलते छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई है। तो यहाँ पर बुलंद नजर आ रहे हैं हौसले बदमाशों के। तो घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से ही फरार हो गए और बदमाशों के हौसले बुलंद है, ना प्रशासन का डर है, ना पुलिस का डर है। और छात्रा की गोली मारकर हत्या की वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया। और वहीं रायपुर में 11 महीने बाद 16 फरवरी से स्कूल खुलेंगे। राज्य में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए अभी फैसला नहीं लिया गया है। कोरोना की गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य होगा करना, सैनिटाइजेशन और सफाई का भी ध्यान रखना जरूरी होगा। तो 13 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया जाएगा। तो प्राइमरी और मिडिल स्कूल को दोबारा से खोला जाएगा। यहाँ पर इनको लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है, लेकिन छठी और 9वीं से और 12वीं तक की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। 13 फरवरी को कैबिनेट बैठक में इन सब चीजों को लेकर फैसला किया जाएगा। 11 महीने बाद 16 फरवरी से स्कूल खुल रहे हैं, जिसमें राज्य में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। और प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए अभी फैसला नहीं लिया गया है। तो प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए अभी फैसला नहीं लिया गया है और केवल अभी राज्य में 9वीं से 12वीं तक की ही कक्षाएं शुरू की जाएंगी, जिसमें सैनिटाइजेशन को लेकर और साथ ही सफाई को लेकर भी खासा ध्यान रखा जाएगा। तो 11 महीने बाद 16 फरवरी से स्कूल खोले जाएंगे, जहां राज्य में 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं शुरू की जाएंगी और इसमें सफाई का और सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए अभी फैसला नहीं लिया गया है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा और सैनिटाइजेशन को लेकर सफाई भी रखनी अनिवार्य होगी। तो 13 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में ही फैसला लिया जाएगा। और लखनऊ में सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 4 साल की उपलब्धियों पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सहकारिता की आय का एक अंश केंद्र सरकार और राज्य सरकार को हम दे रहे हैं, ऐसा कहना है सहकारिता मंत्री का। तो 40 साल से ज्यादा का भंडारण क्षमता को किया गया। 10 लाख मीट्रिक टन और भंडारण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। तो लखनऊ में सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर 4 साल की उपलब्धियों ने उनको इस दौरान बताया, गिनवाया। सहकारिता की आय का एक अंश केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दे रहे हैं। 40 लाख से ज्यादा भंडारण क्षमता को किया गया है। कहते भंडारागार हमारा एक निगम है और ये निगम निश्चित रूप से 2 लोगों के सहयोग से चलता है, केंद्र और प्रदेश के। केंद्र ने 5 करोड़ और प्रदेश ने 5 करोड़ करीब ये दिया है और उसके बल पर हम ये सारा कर रहे हैं। और वहीं लखनऊ में राजधानी में मानवता एक बार फिर से शर्मसार हो गई है। नहीं थम रहा नवजात शिशु के शव मिलने का सिलसिला। क्वीन मैरी अस्पताल के बाहर सड़क पर पाया गया नवजात शिशु। खून से लथपथ कपड़े में लिपटा हुआ मिला नवजात का शव। राहगीर बने मूक दर्शन शव देखने के बाद भी नजरअंदाज करते रहे। तो खून से लथपथ कपड़े में मिला नवजात का शव और यहाँ नवजात शव मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं राहगीर जो है वो मूक दर्शन बने रहे। तो राजधानी में मानवता एक बार फिर से शर्मसार होती नजर आई है, जहां पर क्वीन मैरी अस्पताल के बाहर सड़क पर नवजात शिशु पाया गया है। तो खून से लथपथ कपड़े में लिपटा हुआ मिला ये नवजात का शव और राहगीर बने मूक दर्शक शव देखने के बाद भी नजरअंदाज किया। लखनऊ में राजधानी में
मानवता एक बार फिर से शर्मसार होती नजर आई, जहां पर नवजात शिशु के शव मिलने का सिलसिला जारी है। क्वीन मैरी अस्पताल के बाहर सड़क पर पाया गया नवजात शिशु का शव। और वहीं लखनऊ में स्टंटबाजों को नहीं है यूपी पुलिस का जरा भी खौफ। स्टंटबाजों का नया अड्डा बना घंटाघर के आसपास का मैदान। भीड़ भाड़ वाली जगह पर गाड़ियों से करतब दिखाते हैं स्टंटबाज। किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है तो ठाकुरगंज थाना पुलिस स्टंटबाजों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहां पर ठाकुरगंज पुलिस किसी भी तरह की इन स्टंटबाजों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के सतखंडा चौकी के घंटाघर का ये पूरा मामला है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये युवक जो है वो स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। और वहीं कानपुर देहात में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 15 लाख रुपए की 310 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। अवैध शराब के साथ साथ 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। डीसीएम में भरकर ले जाई जा रही थी अवैध शराब। पुलिस ने पकड़ी हरियाणा से बिहार ले जा रही थी अवैध शराब। तो डीसीएम में भरकर ले जाई जा रही थी अवैध शराब, जो कि पुलिस ने पकड़ी है, और हरियाणा से बिहार जा रही थी अवैध शराब। और वहीं ग्रेटर नोएडा में डिप्टी लेबर कमिश्नर ने खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया है। कुछ बिल्डरों ने भ्रष्टाचार शोषण के आरोप लगाए थे, ये गलत है। ये मामला नीतिगत है। बिल्डरों पर कोई दबाव नहीं बना रहा है। 1996 में बना था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेस एक्ट। इसी के अंतर्गत निर्माण लागत का 1% जमा होता है। सरकार के निर्देश हैं कि PWD रेट के अनुसार सेस जमा कराया जाए। बिल्डर चाहते हैं कि बैलेंस शीट, इनकम टैक्स वैल्यू की रिपोर्ट के अनुसार सेस लगाया जाए। केवल यही मामला लेबर डिपार्टमेंट और बिल्डर के बीच चल रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।